हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग जीएस के अंतर्गत इतिहास शुरू करने वाले हैं और इतिहास में आज पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग इतिहास के संबंध में जान लेते हैं, जिससे आपको इसको पढ़ने और समझने में सरलता हो। चलिए उन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का समयवार अध्ययन। अतीत की घटनाएं का मतलब क्या हुआ कि वे घटनाएं जो बीत चुकी हैं, महत्वपूर्ण हैं और जिनकी प्रासंगिकता आज भी है, वे सभी घटनाएं अतीत की घटनाएं हैं। तो अतीत की घटनाओं का समयवार अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब इतिहास लिखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले वो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी घटी, उसकी जानकारी, और दूसरी कि वह किस समय पर वो घटना घटी। लिखता है तो वह दो माध्यमों से लिखता है। पहला जो माध्यम है, जो स्रोत है, वो पुरातात्विक स्रोत कहलाता है और उसके बाद दूसरा जो स्रोत होता है उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अर्थात जब कोई इतिहासकार इतिहास को लिखना प्रारंभ करता है तो उसे वह अतीत की घटनाएं दो माध्यमों से प्राप्त होती हैं। पहला माध्यम पुरातात्विक कहलाता है, दूसरा माध्यम साहित्यिक कहलाता है। पुरातात्विक का अर्थ होता है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आपके अभिलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, पत्थरों पर लिखे हुए लेख, स्तंभ लेख होते हैं, औजार होते हैं, आभूषण होते हैं, सिक्के होते हैं, मोहरें होती हैं, बर्तन होते हैं, इमारतें आती हैं इसके अंतर्गत। तो इन्हें देखकर इतिहासकार इतिहास को लिखते हैं। साथ ही जब इतिहास को लिखने के लिए दूसरा जो माध्यम होता है वो होता है साहित्यिक, अर्थात लिखित माध्यम। तो कहीं किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में कहीं लिखा गया है, किसी पुस्तक में लिखा गया है, तो उसके माध्यम से इतिहासकार किसी काल विशेष की घटना को लिखते हैं। अब ये जो अतीत की घटनाएं होती हैं जिसे हम इतिहास कहते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को तीन भागों में बांट दिया। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को तीन भागों में बांटा। पहला जो भाग है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को तीन भागों में बांट दिया। पहले भाग को प्रागैतिहासिक, दूसरे को आद्य ऐतिहासिक और तीसरे को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल कहलाता है जिसको लिखने के लिए केवल हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं। प्रागैतिहासिक काल को लिखने के लिए केवल हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, इसके लिए कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। अब ये प्रागैतिहासिक काल से आपको इतना समझना है कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। हम पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ही इस काल को बताते हैं, लिखते हैं, इतिहासकार इस पर प्रयोग करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल कहलाता है जिसमें हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध मिलते हैं, किंतु इस काल के जो भी साहित्यिक प्रमाण मिले हैं, अर्थात जो भी लिखित प्रमाण मिले हैं, उन्हें आज तक कभी पढ़ा नहीं गया है। तो प्रागैतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत मिले ही नहीं है, लिखित कोई प्रमाण मिला ही नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रमाण मिले हैं, किंतु साहित्यिक जो स्रोत हैं या जो लिखित मिला है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। अब इस काल के अंतर्गत ही हमारी हड़प्पा सभ्यता आती है। हड़प्पा सभ्यता में जो भी लिखित मिला है प्रमाण, उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है।
और केवल इस काल में जितनी भी बातें हैं, जितना भी इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा है, वो सभी पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से लिखा है। तीसरा जो काल होता है, इतिहास का जो तीसरा भाग है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल वह काल कहलाता है जिसमें हमें लिखने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध होते हैं और दोनों स्रोतों के माध्यम से इतिहास लिखा जाता है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो मित्रों, आपने ये समझा कि जो इतिहास होता है वो अतीत की घटनाएं हैं जो किसी समयवार में लिखी गई, वही इतिहास कहलाता है। इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकारों को दो स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। पहला स्रोत पुरातात्विक कहलाता है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इमारतें, शिलालेख, स्तंभलेख, बर्तन, सिक्के, औजार आदि चीज़ें आती हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपका कोई लिखित प्रमाण अगर है उसके संबंध में, उस घटना के संबंध में, तो वो साहित्यिक स्रोत कहलाता है। अब इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछेगा इसके संबंध में तो क्या पूछेगा? देखिए, प्रश्न ये पूछेगा कि जैसे प्रागैतिहासिक काल को लिखकर बोल देगा, प्रश्न पूछेगा कि किस काल को लिखने के लिए इतिहासकारों के पास साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, तो आप उसको लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से है, तो आप बताएंगे कि वो किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। क्यों? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों मिलते हैं, किंतु साहित्यिक अर्थात जो लिखित प्रमाण हैं उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल वह काल कहलाता है जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं और दोनों के माध्यम से इतिहास लिखा जाता है। तो ये तो हुआ आपका कुछ प्रारंभिक जानकारी। ये जो मैंने दूसरा शब्द समयवार का प्रयोग किया है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए इन 2 स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, साथ में वो घटना कब घटी उसकी एक तिथि पता होनी चाहिए। तो तिथि को निर्धारित करने के लिए इतिहासकारों में बड़े लंबे समय तक ये समस्या बनी रही। फिर जब यूनानियों ने सबसे पहले इतिहास लिखना प्रारंभ किया, तो उन्होंने ईसाई धर्म के जो देवता हैं ईसा मसीह, उन्हीं के जन्म दिवस को आधार बनाकर और समय या तिथि का निर्धारण किया। उन्होंने ये कहा कि कुछ घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई होंगी, कुछ घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई होंगी। उन सभी घटनाओं को उन्होंने ईसा पूर्व कहा, और जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई उन घटनाओं को ईसवी कहा। आपने देखा होगा कि जब कोई सन लिखा रहता है तो उसमें आपको इस तरह लिखा आपको मिलता है, और इसमें ये लिखा मिलता है आपको किस तरह से, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे यही हड़प्पा सभ्यता जो है ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य रही। तो ये जो मैंने लिखा ये आपका क्या है? ईसा पूर्व। अर्थात यह जो हड़प्पा सभ्यता है ईसा मसीह के जन्म से 2500 ईसा पूर्व पहले थी और 1750 में ये समाप्त हुई। तो कुल मिला के एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ईसा पूर्व होता है यह ईसा पूर्व सदैव घटते क्रम में लिखा जाता है, अर्थात इधर बड़ी संख्या रहेगी और इधर छोटी संख्या रहेगी। जैसे वैदिक सभ्यता का जो काल है उसको हम लिखते हैं 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ये जो हमने लिखा ये जो है ये क्या है? ये आपका ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व को हम बढ़ते से घटते क्रम में लिखते हैं, वहीं ईसवी को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। कैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1900 कब से शुरू हुआ? 1915 से कब तक माना जाता है? 1915 से 1947 तक। तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है
ये हो गया 1915 से 1947, इसको हम काहे में लिखेंगे, हम ईस्वी में लिखेंगे। तो अब आपके समझ में आया होगा इतिहास में तिथि को कैसे बताया जाता है। तो इतिहास में तिथि को बताने के लिए दो माध्यम हैं, एक ईसा पूर्व है और दूसरा क्या है, ईस्वी। ईसा पूर्व जो है वह घटते क्रम में लिखा जाता है और ईस्वी जो है वो बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो अब आप परेशान मत होइएगा कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। तो मित्रों ये आपका कुछ बेसिक था ताकि आपको इतिहास समझने में आसानी हो, तो इसको आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं किसको, हड़प्पा सभ्यता को। तो आइए मित्रों हम लोग शुरू करते हैं इतिहास का पहला टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता यह विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की प्राचीनतम 4 सभ्यताएं, नील नदी की सभ्यता जिसे हम मिस्र की भी सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और इसी प्रकार की हमारी हड़प्पा सभ्यता है। जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो ऐसा माना जाता था कि हमारे देश का जो इतिहास है वो वैदिक सभ्यता से या वैदिक काल से प्रारंभ होता है। किंतु जब 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज हो गई तो हमारे देश का जो इतिहास है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाने लगा। अब इस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किन किन बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे, पहले उन्हें देख लेते हैं, फिर क्रमशः एक एक बिंदुओं को उठाकर उस पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के खोज के संबंध में किन किन लोगों ने इस संबंध में जानकारी हमें प्रदान की, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जानेंगे, किन विद्वानों ने कहा और इसका एक निष्कर्ष कौन सा काल है। उसके बाद इस हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस हड़प्पा सभ्यता का सीमा निर्धारण। उसके बाद इस हड़प्पा सभ्यता की हम जानेंगे विशेषताएं। उसके बाद इस हड़प्पा सभ्यता के हम जानेंगे प्रमुख स्थल, खोजकर्ता, खोज का वर्ष, उनकी स्थिति। उसके बाद हम लोग जानेंगे इन प्रमुख स्थलों से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है। उसके बाद हम जानेंगे इस सभ्यता का अंत या पतन किस प्रकार से हुआ। और सबसे अंत में हम लोग जानेंगे कि इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि देखिए आज की जो प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारूप बदल रहा है। आज तथ्य से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए मित्रों कॉन्सेप्ट के साथ तथ्यों को याद करिए, पढ़िए, तो आपको ना केवल कोई टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा बल्कि उसे समझने में भी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि हर प्रश्न जो परीक्षा में आता है वो नहीं बनता रहता है। तो अगर किसी टॉपिक का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें आप क्रॉस एग्जामिन करके उसमें से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके रिजल्ट को बनाते हैं, आपको सक्सेस दिलाते हैं। तो मित्रों इस हड़प्पा सभ्यता के खोज के संबंध में प्रारंभिक जानकारी कई इतिहासकारों ने दी, जिसमें सबसे पहले 1826 में ब्रिटिश इतिहासकार चार्ल्स मेसन ने पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर जाकर जब वहाँ पर लोगों को देखा कि किसी टीले को वो खोद रहे हैं, खोदने से उन्हें मिट्टी के स्थान पर पकी ईंटें निकल रही हैं, तो इस संबंध में वह तुरंत जाकर इंग्लैंड में अपने बड़े अधिकारियों को जानकारी दी। लेकिन यह बात ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुई और हड़प्पा के संबंध में फिर खोज आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद 1853 से 1856 के बीच जो आपको पता है कि अगर ये मान लीजिए भारत है तो ये भारत में ये आपका पाकिस्तान है। तो यहाँ पर एक शहर है पाकिस्तान में जिसका नाम है लाहौर।
और यहां पर समुद्र के किनारे एक शहर है जिसका नाम क्या है, कराची। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1853 से हमारे देश में रेलवे लाइन का विकास होना शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पहले हमारे ही देश में था। तो लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में हमारे देश में रेलवे का विकास हो रहा था। तो दो इंजीनियर भाई, जिनको हम ब्रंटन बंधु, जिनका नाम जेम्स और विलियम ब्रंटन था, इन दोनों को लाहौर से कराची के लिए, ये लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन बिछाने का कार्य सौंपा गया। तो इन्होंने जब लाहौर के पास ही हड़प्पा नामक स्थान पर रेलवे पटरी बिछवाने के लिए खुदाई करवा रहे थे, तो वहाँ पर खुदाई में उन्हें पक्की ईंटें मिली। तो यह जानकारी उन्होंने हमारे देश के जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने इस विभाग की स्थापना की, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। तब यह बात अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चली, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं पाकिस्तान के इस स्थान की यात्रा की और 1853 से लेकर 1873 के मध्य उन्होंने कई बार वहाँ पर जाकर और वहाँ के टीलों को खुदवाने का प्रयास करवाया। लेकिन अभी भी हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जानकारी अधूरी रही और यह सफलता अंततः जॉन मार्शल को मिली। जॉन मार्शल भी हमारे देश के ब्रिटिश काल में, जो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय ये भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो पुरानी चीज़ों को खोजता है यह विभाग, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये महानिदेशक थे, प्रमुख थे। तो जॉन मार्शल को जब ये पता चला कि हड़प्पा में जब खुदाई की जाती है तो वहाँ पर मिट्टी टीले से नहीं निकलती है, बल्कि पक्की ईंटें निकलती हैं, घर नुमा आकृति मिलती है कि कभी यहाँ पर घर बने रहे होंगे, मकान बने रहे होंगे। तो जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी को, राय बहादुर दयाराम साहनी को इस हड़प्पा नामक स्थल पर जाकर उसकी खुदाई करने का कार्य सौंपा और राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इस हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई। अब वास्तव में जिस चीज़ के लिए चार्ल्स मेसन, ब्रंटन बंधु, अलेक्जेंडर कनिंघम प्रयास कर रहे थे, उस संबंध में सबसे पहली जानकारी 1921 में प्राप्त हुई और ये पता चला कि यहाँ पर कभी कोई नगर रहा होगा। हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ हो गई 1921 में दयाराम साहनी ने, उसके बाद 1926 में माधव स्वरूप वस ने और उसके बाद मार्टिमर व्हीलन ने 1946 में इस स्थल की खुदाई करवाई और आज यहाँ पर अचंभित करने वाले चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जिनको हम जब प्रमुख स्थल और वहाँ से प्राप्त सामग्री के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें मैं हम सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो 1921 में इस हड़प्पा सभ्यता की खोज मानी जाती है, जिसके खोजकर्ता अगर आपसे स्थान पूछेगा तो आप हड़प्पा के लिए राय बहादुर दयाराम साहनी को बताएंगे, लेकिन किसके नेतृत्व में इस हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, यही कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट है कि आपको यह समझना है कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के वास्तविक खोजकर्ता या किसके नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज हुई, तो आप किसका नाम बताएंगे? जॉन मार्शल का। लेकिन अगर हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें जॉन मार्शल भी रहेंगे, तो आपको उसमें किसको लिखना है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। उसके बाद जॉन मार्शल ने 1922 में हड़प्पा से ही थोड़ी दूर पर एक स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, इस स्थल की खुदाई करने के लिए राखाल दास बनर्जी को भेजा और राखाल दास बनर्जी ने भी इस स्थल में जाके खुदाई करवाई और यहाँ पर एक नगर के होने के प्रमाण मिले। तो इस प्रकार से 1921 और 22 की खुदाई से
एक अति प्राचीन सभ्यता के बारे में पता चला, और यह सभ्यता जो थी वह पूर्ण नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ की नगर व्यवस्था आज की आधुनिकतम नगर व्यवस्था के समकक्ष मानी जाती है। आज जिस प्रकार से कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं, सेक्टर बसाए जाते हैं और पूरा उसका मैपिंग करके नक्शा बनवा कर और नगर बसाए जाते हैं, सोचिए 5000 वर्ष पहले जब ये सभ्यता प्रारंभ हुई तो ये पूर्ण नगरीय सभ्यता थी। और इस सभ्यता में जिस प्रकार से आज सड़कें होती हैं, जिस प्रकार से आज पानी की निकासी की व्यवस्था होती है, जिस प्रकार से हर घर में हाथ धोने के लिए बास बेसिन होता है, इस प्रकार की सारी व्यवस्था इस हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी। हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये पुरानी बातों से जान पाते हैं कि पहले के समय में हमारे देश में क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था है। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम 4 सभ्यताओं में से एक है। यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मानी जाती है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए सभ्यता जो है, जिस काल में केवल पत्थर का ज्ञान था मनुष्य को, उसे हम पाषाण सभ्यता कहेंगे। जिस काल में मनुष्य को तांबे का ज्ञान हो गया वो ताम्र सभ्यता हो गई। जिस काल में तांबा और टिन मिलाकर कांसे की खोज कर ली गई तो उसे हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। जब लोहे की खोज हो गई तो उसे लौह युगीन सभ्यता कहते हैं। तो यह हड़प्पा सभ्यता जो है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मानी जाती है और विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसमें नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता मानी जाती है। तो ये है काल के संबंध में, अर्थात खोज के संबंध में किन लोगों ने खोज का जिम्मा उठाया और इतनी महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो अगर ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसमें आप किसको लिखेंगे? चार्ल्स मेसन को। अगर आपसे ये पूछेगा कि कराची से लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय किन 2 इंजीनियर भाइयों ने हड़प्पा में किसी नगर के होने की बात कही थी, तो वो कौन थे? ब्रंटन बंधु, जिनमें एक भाई का नाम जेम्स ब्रंटन और दूसरे भाई का नाम था विलियम ब्रंटन। ठीक है। उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही वास्तव में इस सभ्यता की खोज मानी जाती है, जिसमें 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज। तो आइए दूसरे बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस सभ्यता का काल निर्धारण। देखिए इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। सबसे पहले जॉन मार्शल, जिन्होंने इस सभ्यता को खोजा, जिन्हें इस सभ्यता के खोज का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने इस सभ्यता को कहा कि यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता विकसित हुई, ऐसा जॉन मार्शल ने कहा, जो इस सभ्यता के खोज करता थे। उसके बाद ये माधव स्वरूप वत्स क्या कहते हैं कि यह सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के मध्य रही। मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? उन्होंने इस सभ्यता को 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना है। अब जब बहुत अधिक मतभेद हो गया तो ऐसी स्थिति में एक पद्धति होती है किसी जीवाश्म की आयु पता लगाने की, जिसे हम कार्बन 14 या C14 पद्धति कहते हैं। किसी भी जीवाश्म की आयु पता लगाने की सर्वमान्य जो विधि होती है, जिसको वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है, उसे हम कार्बन 14 पद्धति या C14 पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति का समर्थन हमारे देश के इतिहासकार D.P. अग्रवाल ने किया और इस कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान काल जो है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा कितना दिया गया है, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। C14 पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कितना किया गया है, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। यह कार्बन 14 पद्धति के द्वारा बताया गया है। इसका समर्थन हमारे देश के इतिहासकार DP अग्रवाल ने किया है इस कार्बन 14 पद्धति का। तो अगर आपसे यह पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कार्बन 14 पद्धति का समर्थन किस भारतीय इतिहासकार ने किया, तो उनका नाम क्या था, DP अग्रवाल। ठीक है। उसके बाद अगर ये माना जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान जो काल है कब से कब तक रही है, तो इसकी सर्वमान जो अगर तिथि हमको मानना है इन सभी के निष्कर्ष को निकाल कर, तो ऐसा हम मानते हैं कि 2500 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य ही ये सभ्यता विश्व में विकसित हुई। तो आइए मित्रों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अगले बिंदु पर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। इस संबंध में भी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो इसमें इतिहासकार गार्डन चाइल्ड जो हैं वो इन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मानते हैं कि वो सुमेरियन थे। देखिए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई, इसी में से एक सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। तो गार्डन चाइल्ड का मानना यह है कि मेसोपोटामिया के कुछ लोग जो सुमेरियन सभ्यता को मानते थे, वो लोग ही आकर सिंधु नदी के किनारे बसना प्रारंभ किए और उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं क्योंकि इसके कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उसके बाद दूसरे जो इतिहासकार हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र, इन दोनों का मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता जो थे आर्य थे। अब यहां पर भी थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता के निर्माता ही आर्य थे। तो वैदिक सभ्यता तो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता है। तो अगर कहते हैं कि आदमी विकास करता है तो बर्बर से सभ्य बनता है, तो हम पहले ग्रामीण से शहरीकरण होता है, ये प्रक्रिया होती है। शहरीकरण से ग्रामीण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इस बात का भी इतिहासकारों ने खंडन किया है। इतिहासकारों के बीच में इस बात पर भी मतभेद है। उसके बाद राखाल दास बनर्जी ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। तो राखाल दास बनर्जी वही हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। इनके मत से बहुत सारे लोग सहमत हैं। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। अगर मान लीजिए कि आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछेगा तो अलग अलग इन्होंने जो भी अपने विचार दिए थे ये आपको याद रखना है। और राखाल दास बनर्जी ये प्रश्न पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ थे, यह विचार किसका है, तो राखाल दास बनर्जी का था। इसलिए इन तीनों के नाम आपको याद रखना है और ये किससे संबंधित है, ये अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से प्रश्न आपको। तो आइए मित्रों, इस हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं कि यह सभ्यता कहाँ कहाँ तक थी, इसका सीमा निर्धारण करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है यह मुख्य रूप से 3 देशों में विकसित हुई, जिसमें अफगानिस्तान के 2 स्थल सोर्तगुई और मुंडीगाक। उसके बाद लगभग 450 के करीब स्थल मिले हैं पाकिस्तान में और 900 से अधिक स्थल मिले हैं वर्तमान में भारत में। तो इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरतम स्थल है वो मांडा है, जो वर्तमान हमारे भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में है। तो आपको ये चारों के नाम अच्छे से याद करना है ताकि आपको कभी भी दिक्कत न जाए। अगर आपसे पूछे
कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा है, तो आप उसे कौन सा नाम बताएंगे, मांडा, जो किस राज्य में है, जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद जो इसका दक्षिणतम स्थल है वो दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र राज्य में है, दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद इसका जो पश्चिम का सबसे पश्चिम का जो स्थल है वह सुतका गेंडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर जो है वो आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और उसके बाद जो इसका पूर्व का सबसे पूर्व का जो स्थल है उसका नाम क्या है, आलमगीरपुर, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, आलमगीरपुर। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, उसके बाद पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक यह सभ्यता विकसित थी। तो ये इसका सीमा निर्धारण हो गया। एक और अब बात जान लेते हैं कि यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1600 किलोमीटर चौड़ी है। तो इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है इस सभ्यता की, और इसकी चौड़ाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। उसके बाद इसकी जो तटीय सीमा रेखा है, तटीय जो इसका विस्तार है वो लगभग 1300 किलोमीटर है। एक बात और जान लीजिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि यह सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई थी। विश्व की सभी प्राचीनतम सभ्यताओं में से सबसे बड़ा इसका विस्तार माना जाता है। सबसे उन्नत सभ्यता इसको माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता का ये सीमा निर्धारण था। यह सभ्यता उत्तर में मांडा तक, पश्चिम में सुतका गेंडोर तक, पूर्व में आलमगीरपुर तक और दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। तो आइए मित्रों, इस हड़प्पा सभ्यता के अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता है यह एक नगरीय सभ्यता थी। जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं उसमें जो भी मकान बने थे वो सभी पक्के मकान थे। इससे इतिहासकारों ने यह बात बताई और यह बात स्पष्ट भी हो चुकी है कि यह एक पूर्ण नगरीय सभ्यता थी। दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। मैंने आपको पहले ही शुरू में ही बताया कि आद्य ऐतिहासिक वह काल था जिस काल में को लिखने के लिए इतिहासकारों के पास पुरातात्विक स्रोत तो हैं, लेकिन जो भी साहित्यिक स्रोत हैं उन्हें पढ़ा नहीं गया है। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं, किंतु साहित्यिक स्रोतों को आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। उसके बाद तीसरा बिंदु है, इसकी विशेषता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस युग में हड़प्पा सभ्यता काल में हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, तांबा, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछता है कि मनुष्य ने सबसे पहली कौन सी धातु खोजी और उसका उपयोग किया, तो वो तांबा थी। इसको आप याद रखिएगा। तो इस काल के लोगों ने, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तांबा और टिन को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई, कांसा, और इसका बहुतायत में प्रयोग किया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कांसे की बनी हुई है। कई स्थानों पर कांसे के सामान मिले हैं। तो कांसा इस काल की प्रमुख विशेषता है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगली विशेषता के बारे में जानते हैं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता। मैंने आपको शुरू में ही बताया
कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की 4 प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसमें नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और उसके बाद उसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता। अब भारत का जो इतिहास है वो कहां से प्रारंभ होता है? हड़प्पा सभ्यता से। चलिए अगली विशेषता जानते हैं, चित्रात्मक लिपि। इस काल में जो भी लिखा हुआ मिला है वो सभी चित्रों के माध्यम से लिखा गया है। शायद इसीलिए आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था, वहीं वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक समाज है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उसमें मातृ यानी माता का जो पद था पिता की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण था, या ये कह सकते हैं कि माता का आदेश का पालन किया जाता था। जैसे आज पिता का आदेश का पालन किया जाता है, समाज में पिता अधिक महत्वपूर्ण होते हैं माता की अपेक्षा, लेकिन उस काल में, हड़प्पा काल में मातृसत्तात्मक समाज था। उसके बाद प्रकृति पूजक। हड़प्पा सभ्यता के जो देवता मिले हैं उसमें सूर्य हो गया, उसमें आपके क्या नाम है, जल हो गया, तो वृक्ष हो गया। तो जो प्रारंभिक जो भी साक्ष्य मिले हैं उसमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो प्रकृति पूजक थे। उसके बाद अगली विशेषता है कृषि एवं व्यापार की उन्नत अवस्था। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से कई फसलों के बारे में साक्ष्य मिले हैं, जिसमें आपका गेहूं, जौ और आपका चावल, आपका क्या नाम है, कपास, आपका तिल, सरसों। तो मैं अलग से वो जब कृषि आपको बताऊंगा तो उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा कौन कौन से अनाज मिले हैं, कौन कौन से फल मिले हैं, कौन कौन से तिलहन फसलें मिली हैं, कौन कौन सी व्यापारिक फसलें हैं। तो उनका एक चार्ट बनाऊंगा तो मैं अलग से आपको बताऊंगा। कृषि एवं व्यापार की उत्तम अवस्था, इसमें आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह वह सभ्यता थी जिसमें कृषि एवं व्यापार दोनों ही समकक्ष थे। मतलब कृषि भी बहुत सारे लोग करते थे और व्यापार भी लोग, और सुदूर कई देशों तक, जैसे अफगानिस्तान के। आइए मित्रों, इस सभ्यता के नाम के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रारंभ में जब यह सभ्यता खोजी गई तो इसके सभी स्थल लगभग सिंधु नदी जो पाकिस्तान में है, भारत से ये मानसरोवर झील से निकलकर और पाकिस्तान में ये बहती है सिंधु नदी। तो प्रारंभ में जो भी स्थल मिल रहे थे वो सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे मिल रहे थे। जैसे पहला जो स्थल खोजा गया 1921 में हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे मिला, रावी नदी के बाएं तट पर। उसके बाद मोहनजोदड़ो मिला, तो मोहनजोदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो जो आपको मिला वो सिंधु नदी के दाएं तट पर मिला। इसी प्रकार से कोटदीजी, इसके बाद आपका चहुंदड़ो मिला है। तो इस तरह से जो प्रारंभिक स्थल मिले हैं, जो प्रारंभिक स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता रख दिया गया। बाद में इस सभ्यता के बहुत अधिक स्थल सरस्वती नदी के किनारे तथा अन्य कई नदियों के किनारे प्राप्त हुए, जिसके कारण इस नाम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद पैदा हो गया। तो जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई इसके नाम को लेकर, तो इतिहास में एक प्रचलन है कि जब किसी सभ्यता के नाम को लेकर मतभेद होता है तो जो इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल होता है उसी के नाम पर इस सभ्यता का, किसी भी सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। जब किसी सभ्यता के नाम को लेकर मतभेद होता है तो उस सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल होता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो चूंकि 1921 में हड़प्पा इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता का जो सर्वमान्य नाम है, जो वास्तविक नाम है, जो सभी ने स्वीकार किया है, वह क्या है? हड़प्पा सभ्यता। बाकी इसके नाम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब नाम हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से
इस सभ्यता का सर्वमान्य नाम कौन सा है? तो आप उसमें कौन सा टिक करेंगे? हड़प्पा सभ्यता को। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में जो भी स्थल मिल रहे थे इस सभ्यता के खोदे जा रहे थे वो सभी सिंधु नदी के किनारे मिले, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता रख दिया गया। लेकिन जैसे जैसे इस सभ्यता के और स्थल खोजे गए तो वह अन्य नदियों के किनारे थे, जैसे भारत में सरस्वती नदी, भोगवा नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदियां, हिंडन नदी, तो कई नदियों के किनारे मिले, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, मतभेद पैदा हो गया। तब इसमें इतिहासकारों ने जो एक प्रचलन है इतिहास में कि किसी सभ्यता का खोजा गया जो पहला स्थल होता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है, तो फिर इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। तो आइए मित्रों, इस हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो इसका नगर नियोजन है या नगरीय विन्यास है, इसको समझ लेते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो न केवल प्री बल्कि मेंस में भी ये आपको बहुत ही फायदा देगा और इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर अभी तक खोजे गए हैं वो सभी नगरों को जब देखा गया तो ये पाया गया कि सभी नगर दो भागों में बटे हुए हैं। जो पश्चिम की तरफ भाग है वो थोड़ा सा ऊपर है और जो पूरब की तरफ भाग है वो थोड़ा सा नीचे है। जो पश्चिम की तरफ भाग है उसे दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला या ऊपरी नगर कहा गया और जो पूरब की तरफ नगर स्थित है उसे पूर्वी टीला, नगर टीला या निचला नगर कहा गया। दुर्ग टीला नगर टीला की अपेक्षा छोटा है और इसके चारों तरफ रक्षा प्राचीर बनाई गई है। दुर्ग टीला के चारों ओर रक्षा प्राचीर बनाई गई है। नगर टीला में रक्षा प्राचीर एक दो स्थानों पर ही प्राप्त होती है। उसके बाद ये जो दुर्ग टीला है जिसे ऊपरी नगर की संज्ञा दी गई है, तो इसमें चारों ओर जो ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो बाहर की ओर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और अंदर की तरफ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपने ये जाना कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक ऊपरी नगर है, एक निचला नगर है। जो ऊपर वाला नगर है वो अपेक्षाकृत छोटा है और जो नीचे वाला नगर है वो अपेक्षाकृत बड़ा है। जो ऊपरी नगर है या जिसे दुर्ग टीला की संज्ञा दी गई है वह चारों ओर से रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और जो ये नगर टीला है वो लगभग सभी स्थानों पर रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ है, एक दो स्थानों को छोड़कर। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, एकमात्र स्थल अभी तक खोजा गया है हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, जहां पर नगर तीन भागों में बटा है और जो तीसरा भाग है वो इन दोनों से छोटा है, उसे मध्यमा कहा गया है। मध्यमा केवल धौलावीरा। तो चूंकि ये सबसे हटके है इसलिए ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां पर नगर के तीन भाग मिले हैं, तो वो धौलावीरा है जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो ये हो गया आपका। बात और जानना है, ऐसा माना जाता है कि दुर्ग टीला जो ऊपरी भाग में स्थित है वहां पर इस काल के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे, चाहे वो शासक वर्ग होगा, चाहे वो शिक्षित वर्ग रहा होगा, ठीक है, पुरोहित वर्ग रहा होगा, जो भी महत्वपूर्ण पद वाले उच्च पदों पर आसीन लोग रहे होंगे, शायद वो दुर्ग टीला में रहते थे और व्यापारी कृषि वर्ग जो हैं, सामान्य जनमानस जो है वो नगर टीला में निवास करते थे। तो ये हो गया आपका नगर, आपने समझ लिया। आइए अब हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से नगरों की बसावट की गई थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, प्रत्येक नगर में एक मुख्य सड़क होती थी। ये जो मैंने आपको बनाई है, जैसे मान लीजिए कि हम मोहनजोदड़ो को अगर ले लेते हैं तो उसमें क्या होता था कि सबसे पहले एक मुख्य सड़क होती थी, फिर उसके बाद सहायक सड़क होती थी, फिर सहायक सड़कों पर गलियां होती थी।
मुख्य सड़क हो गई, फिर सहायक सड़क हो गई, और उसके बाद सहायक सड़क पर क्या होती थी, गलियां। इधर भी आप बना लेंगे, ऐसे बनी हुई थी। उसके बाद इन गलियों के दोनों ओर मकान बने हुए थे, ऐसे। इन गलियों के दोनों ओर क्या बने हुए थे, मकान बने हुए थे, ऐसे। और इन घरों का जो दरवाजा था वो गलियों पर खुलता था। ये घरों के जो दरवाजे हैं वो किस ओर खुलते थे, गलियों की ओर खुलते थे। ठीक है। एकमात्र स्थल है लोथल। एकमात्र स्थल लोथल है जिसके घरों के दरवाजे जो हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया स्थल लोथल है जिसका घरों का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। बाकी शेष जितने भी स्थल मिले हैं, जैसे ये आपकी मुख्य सड़क हो गई, मुख्य सड़क के बाद ये प्राथमिक या सहायक सड़क हो गई, उसके बाद ये हो गई आपकी गलियां। अब गलियों के दोनों तरफ बन गए मकान, ऐसे ये मकान बन गए। तो इनके जो दरवाजे होते थे वो किस ओर खुलते थे, ये खुलते थे किस ओर, गलियों की ओर खुलते थे। तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनके घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क पर, सहायक सड़क पर, गलियों में, तो उसमें आपको क्या ऑप्शन लगाना है, गलियों में। लेकिन अगर लोथल का पूछेगा तो आपसे, तो आप क्या बताएंगे कि लोथल के घरों का जो दरवाजा है वो किस ओर खुलता था, मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ठीक है। तो ये है आपका नगर नियोजन या नगर विन्यास, कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का। नगर मुख्य रूप से दो भागों में बटा था, ऊपरी नगर, निचला नगर। इसे दुर्ग टीला भी कहा गया और इसे नगर टीला कहा गया। दुर्ग टीला पे छत ऊपर है, ये नीचे है, ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, बाहर पक्की ईंटों का प्रयोग, अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग, ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है। उस काल के विशिष्ट लोग रहते थे दुर्ग टीला में, उस काल के सामान्य लोग नगर टीला में रहते थे। उसके बाद नगरीय विकास विस्तार को आपको जानना है कि किस तरह से नगर नियोजन बनाया गया था, किस प्रकार से घरों की स्थिति थी। तो वो स्थिति किस प्रकार से थी कि सबसे पहले मुख्य सड़क हुआ करती थी, ये मुख्य सड़क है, ये कौन है, मुख्य सड़क, ये मुख्य सड़क है। उसके बाद ये वाली जो है ये क्या है, प्राथमिक सड़क है, और ये जो आपको दिख रही हैं ये क्या है, आपको दिख रही हैं गलियां। तो गलियों के दोनों ओर, ऐसे दोनों ओर क्या थे, मकान थे, और दोनों ओर बने हुए मकानों में उनके दरवाजे किस ओर खुलते थे, गलियों की ओर खुलते थे। केवल एकमात्र लोथल है जहां पर घरों के जो दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क पर। थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं, इसका जल निकासी व्यवस्था समझ लेते हैं, जो इस काल की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी, जल निकासी व्यवस्था। तो इस काल की जल निकासी व्यवस्था जान लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये घर है, इस घर में मान लीजिए यहां से इसको इंटर करेंगे तो ये दरवाजा हो गया। दरवाजे से जैसे ही हम लोग प्रवेश करते थे तो लगभग 6 फीट की एक दीवार हुआ करती थी। दीवार इसलिए हुआ करती थी ताकि इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है किसी को पता ना चले। उसके बाद इसके एक ओर कुआं होता था और इसी के बगल में होता था बाथरूम, और इन दोनों का जो पानी होता था वो यहाँ से निकलकर, और उसके बाद ये गलियाँ थी, आप देख ही रहे हैं, इसका पानी ऐसे यहाँ से निकलेगा, नालियों के माध्यम से इसको इस तरफ से लाकर ये ऐसे लाते थे और इसको किससे मिला देते थे, ये गलियों से मिल गया। गलियों के बाद फिर ये जो पानी है ये चला आता था कहाँ, सहायक जो सड़कें थी, और सहायक सड़कों से होते हुए फिर ये मुख्य सड़क से होते हुए, और ये जो जल होता था ये नगर के बाहर इसका पानी निकाल दिया जाता था। बहुत ही विकसित सोच के हड़प्पा सभ्यता के लोग थे।
देखिए आज भी हम घर बनवाते हैं और इतनी उन्नत किस्म से ना तो घर की डिजाइन बनवाते हैं, ना तो इस तरह से पानी की निकासी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उस जमाने में लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस तरह की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में थी। प्रत्येक घर में हाथ धोने के लिए बाथरूम के बाहर एक वॉश बेसिन लगा होता था, जहां पर हाथ धोने वाला पात्र, जहां पे लोग हाथ धोया करते थे। तो ये स्थिति है घर की। घर के बाहर जैसे ही अंदर प्रवेश करते थे एक रक्षा प्राचीर होती थी, उसके बाद प्रवेश करने के बाद जब कोई प्रवेश करता था तो इधर से अंदर आता था या फिर इधर से अंदर आता था। अंदर आने पर क्या होता था, ये आपका मिल जाता था उसको आंगन। आंगन के बाद एक ही ओर पर कोई कुआं और उसके बगल में बाथरूम हुआ करता था, और वहीं से नालियां निकाली जाती थी दोनों के पानी की, और पानी निकल के फिर पहले गलियों में, फिर उसके बाद ये नालियां सहायक सड़क में, मुख्य सड़क से होते हुए ये कहाँ चली जाती थी, बाहर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस काल की जितने भी सड़कें थीं वो किस तरह काटा करती थी, समकोण में, समकोण में काटा करती थी। ध्यान रखिए, जैसे ये मुख्य सड़क हो गई, मुख्य सड़क के बाद आपकी क्या, ये हो गई आपकी सहायक सड़कें, ठीक है, सहायक सड़कें। आज जिस तरह से आप अगर देखते हैं, जिस तरह से आज के चौराहे होते हैं उस तरह की सड़कें उस काल में बनती थी। तो अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किस प्रकार की थी, तो आप उसमें बताएंगे वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, एक दूसरे के लंबवत थी। तो इस तरह से मित्रों, इस प्रकार से आज का ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो सिंधु सभ्यता का अगला वीडियो होगा, उसमें हम लोग इस हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, उन नगरों से प्राप्त प्रमुख चीज़ें, नगर के उत्खननकर्ता और उत्खनन का वर्ष, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। साथ ही जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन, और अंत में जानेंगे इस हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो भी तथ्य छूट जाएंगे उनको अगले वीडियो में कर लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।